Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम BEGC 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरी BEGC 132 की सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस को लेकर आऊंगी। उसके अलावा हमारे चैनल पे आपको BEGC 132 की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारी प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उन सभी के गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का, उस पर जाना है और अपने गेस्ट पेपर का जो पेपर कोड है उसे टाइप करना है BEGC 132 जैसे कि। तो आप यहाँ पे इसके नोट्स, इसका गेस्ट पेपर या फिर इसका असाइनमेंट, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे हमारे वेबसाइट से कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपकी क्वायरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। राइट अ नोट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो BEGC के अंदर आपने जो भी नॉर्थ ईस्ट के लिटरेचर्स को पढ़ा है, उनको पढ़ने के बाद आपको वहाँ के बारे में क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, आपको उन सभी के बारे में यहाँ पे लिखना है एक शॉर्ट नोट की तरह। सो लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम 8 स्टेट्स। आपके 8 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, ये है मेन। एंड इट इज नॉट वन सिंगल टाइप ऑफ लिटरेचर बट अ ग्रुप ऑफ मैनी लिटरेचर्स। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल टाइप का लिटरेचर नहीं मिलता, बल्कि आपको ग्रुप ऑफ लिटरेचर्स मिलता है, शेप्ड बाय डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्रीज। A major feature of this literature is that it is rooted in oral traditions। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो मोस्टली वहाँ पे ओरल ट्रेडिशंस पे बेस्ड है, यानी कि जो कहानियाँ सुनी हुई होती है ना आपस में एक दूसरे के साथ जो लोग शेयर करते हैं। सो मेनी राइटर्स ड्रॉ इंस्पिरेशंस फ्रॉम द फोक टेल्स, मिथ, लीजेंड्स एंड सॉन्ग्स पास डाउन थ्रू जनरेशंस। तो जनरेशंस के बाद जनरेशंस ये मिथ, फोक टेल्स जो हैं वो ट्रांसफर होती रहती हैं और उसी सब पे बेस्ड है आपका ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का लिटरेचर है। सो दीज स्टोरीज आर ऑफन यूज्ड टू टॉक अबाउट मॉडर्न इश्यूज। और इन कहानियों में हमें जो मॉडर्न इश्यूज हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ कल्चर एंड द एनवायरमेंटल डैमेज। तो कल्चर का लॉस हो जाना, एनवायरमेंट का डैमेज हो जाना, इन सब के बारे में यहाँ पे बात होती है इनके लिटरेचर में। अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। तो यहाँ पे जो आपकी दूसरी थीम आप देखते हो वो है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मैनी वर्क्स डिस्क्राइब लाइफ इन एरियाज अफेक्टेड बाय इंसर्जेंसी, मिलिट्री प्रेजेंस एंड अनरेस्ट। राइटर्स शो द फियर, ट्रॉमा एंड लॉन्गिंग फॉर पीस एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पे आपका एक और इम्पॉर्टेंट थीम जो आप देखते हो वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। नॉर्थ ईस्ट में जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस है उसके बारे में आपको देखने के लिए मिलता है। मैनी जो वर्क्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं लाइफ जो जहाँ पे इंसर्जेंसी है, मिलिट्री के बारे में, समाज में जो अनरेस्ट है, वो सारा आपको उनके लिटरेचर में देखने के लिए मिलता है। जो राइटर्स हैं वहाँ के लोगों का फियर, उनका ट्रॉमा और जो शांति के लिए उनका लॉन्गिंग है वो सब भी उनकी लिटरेचर में देखने के लिए मिलता है। सो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देन आप बताएंगे कि आइडेंटिटी के जो इश्यूज हैं, तो पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफन फील ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स बाय मेनलैंड इंडिया। तो मेनलैंड इंडिया में उन्हें एज द आउटसाइडर ट्रीट किया जाता है। राइटर्स एक्सप्रेस द स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेचर यहाँ पे इनके लिटरेचर में गाइज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिवर, हिल, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, दे आर नॉट जस्ट बैकग्राउंड बट आर शोन एज लिविंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये कोई बैकग्राउंड की तरह काम नहीं करते बल्कि कम्युनिटी के लिविंग पार्ट की तरह काम करते हैं। राइटर्स लाइक ममांगदाए, तैमसुला, A.O. एस्टरिन कायरे, इंदिरा गोस्वामी, रॉबिन एस, ये सब मिलके मतलब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का लिटरेचर नेशनल और ग्लोबल लेवल पे ये लेकर आए हैं। नाउ टुडे वी कैन सी दैट मेनी राइटर्स यूज इंग्लिश। अब हम क्या देखते हैं कि कई सारे जो राइटर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। इंग्लिश
एक्ट करती है एज द ब्रिज लैंग्वेज इन दिस लिंग्विस्टिकली डाइवर्स रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, और लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आपके जो भी वॉइस है, यूनिक हिस्ट्री, वहाँ की आइडेंटिटी, वहाँ के कल्चर को एक वॉइस प्रदान करती है। ठीक है, तो लिटरेचर क्या करती है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक वॉइस प्रदान करती है, एंड इट मेक्स देम एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। सो दिस इज ऑल फॉर योर लिटरेचर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। इसके अंदर से आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन करना है द टर्म दलित, इलस्ट्रेट हाउ द थीम्स ऑफ दलित पोइट्री हैव चेंज्ड ओवर टाइम, कि दलित पोइट्री में समय के साथ उसकी पोइट्री में क्या क्या थीम्स में चेंजेस आते हैं। सो द वर्ड दलित मीन्स ब्रोकन और ऑप्रेस्ड। सबसे पहले इस शब्द का मतलब जानेंगे, जिसका मतलब होता है ब्रोकन या ऑप्रेस्ड। इट रेफर्स टू द पीपल हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड केप्ट आउटसाइड द कास्ट सिस्टम। तो ये किन लोगों की तरफ इशारा करता है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। टुडे द टर्म दलित इज अ सेल्फ चूजन नेम दैट शोज रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस। तो आज के समय में जो दलित शब्द है वो एक उनके द्वारा खुद से ये शब्द उन्होंने चुना है, जिसका जो मतलब होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को वो रेजिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि अर्ली पीरियड से मिडल पीरियड में और आज के समय में दलित राइटिंग्स में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो व्हाट आर द वेरियस चेंजेस जो हमें थीम्स ऑफ दलित पोइट्री के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो अर्ली पीरियड में दलित पोइट्री में फोकस किया जाता था दलित लोगों के पेन, उनकी सफरिंग्स, उनकी पॉवर्टी और उनकी अनटचेबिलिटी के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते थे, और उन लोगों के द्वारा जो भी समाज में ह्यूमिलिएशन फेस होता था और जैसी हार्श लिविंग कंडीशंस में वो रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको दलित पोइट्री के अर्ली पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो अर्ली पीरियड में इन सारी चीज़ों पे फोकस था। उसके बाद हम देखेंगे मिडल पीरियड में, तो लेटर पोइट्री बिकम द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि इसके माध्यम से वो प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, अपने लिटरेचर के माध्यम से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो लोग बी आर अम्बेडकर जैसे पॉइट से इंस्पायर हो गए, और फिर उन्होंने वहाँ पे गाइज मांग शुरू करी अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और इक्वेलिटी के लिए। ठीक है, सो इन द लेटर पीरियड पोइट्री बिकेम द वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट इंस्पायर्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पोइट्स डिमांडेड डिग्निटी, एजुकेशन एंड इक्वेलिटी। अभी हम यहाँ पे रीसेंट पीरियड की बात करेंगे। सो मॉडर्न दलित पोइट्री आज के समय में वो उन लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट, उन लोगों के एम्पावरमेंट, उनकी आइडेंटिटी और उनके होप, इन सारी चीज़ों के मुद्दे हम देखते हैं। साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दे भी हाईलाइट किए जाते हैं। तो कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन हमें रीसेंट पीरियड्स में देखने के लिए मिलता है। तो आप इसको 3 हिस्सों में बांट के पूरा डिस्क्राइब करके लिख के आ सकते हैं। इसके बाद जो है आप एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे सकते हो कि कैसे जो दलित पोइट्री है सफरिंग से प्रोटेस्ट की तरफ मूव करती है, एंड देन टू एम्पावरमेंट, एंड फिर एम्पावरमेंट की तरफ जाती है, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द भक्ति मूवमेंट एंड इट्स लिंक विद सूफिज्म। भक्ति मूवमेंट के क्या लिंक रहते हैं सूफिज्म के साथ, आप उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भक्ति मूवमेंट है वो इंडिया में एक रिलीजियस मूवमेंट था। सेम टू सेम सूफिज्म भी एक रिलीजियस मूवमेंट था, जिसके अंदर ईश्वर के साथ सोलफुल कनेक्शन बनाने की बात दोनों में ही की जाती है ना। So the Bhakti movement was a religious and social movement in the medieval India. It taught love and devotion to God rather than ritual, caste rules और priestly control. तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति ये सिखाता है भक्ति मूवमेंट आपको। साथ ही साथ ये रिजेक्ट करता है जो भी रिचुअल्स यानी जो भी क्रिया कर्म किए जाते हैं, और कास्ट रूल्स को रिजेक्ट करता है, और जो प्रीस्ट होते हैं पुजारियों के कंट्रोल को ये रिजेक्ट करता है। यानी कि ये कहते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपका लव एंड डिवोशन ही काफ़ी है। भक्ति सेंट्स बिलीव दैट गॉड कैन बी रीच्ड थ्रू प्योर लव, फेथ एंड सरेंडर। तो भक्ति सेंट्स का क्या विश्वास है कि हम भगवान तक पहुंच सकते हैं इफ़ आवर लव इज़ प्योर एंड वी हैव ट्रू फेथ। अगर हम खुद को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दें,
तो भक्ति सेंट्स में दोस्तों आपके कबीर, मीराबाई, तुलसीदास ये सभी आते हैं, चैतन्य आते हैं, जो इक्वालिटी, सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन को टीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, वो भी उन लोगों की लोकल लैंग्वेजेस में। सो सूफिज्म एक मिस्टिकल ट्रेडिशन था इस्लाम का। सूफी सेंट्स भी लव, ह्यूमैनिटी और टॉलरेंस सिखाते हैं। दे बिलीव टू इनर प्योरिटी, सर्विस टू अदर्स एंड डिवोशन रेदर देन स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स। तो सूफिज्म के अंदर भी जो भी आप कहते हो कि रिलीजियस रूल्स हुआ करते हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं और लव, ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स सी क्या लिंक है भक्ति मूवमेंट में और सूफिज्म के अंदर। सो दे बोथ स्ट्रेस लव फॉर गॉड एज द ट्रू पाथ। ठीक है, दोनों ने भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे सच्चे रास्ते के तरीके से बताया। दोनों ने कास्ट सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया और रिलीजियस जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें रिजेक्ट किया। दे बोथ प्रमोटेड इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। सेंट ऑफ बोथ ट्रेडिशन यूज सिंपल लैंग्वेज टू रीच कॉमन पीपल। और दोनों के ही जो सेंट्स थे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आम जनता तक पहुंचने के लिए। फिगर्स लाइक कबीर शोड अ क्लियर ब्लेंडिंग ऑफ भक्ति एंड सूफी आइडियाज। सो यहाँ पे आपके ये लिंक पूरा हो जाएगा कि वो लव के प्रति स्ट्रेस देते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स को दोनों ही रिजेक्ट करते हैं। तो देयर इज अ लिंक एंड दे बोथ प्रमोट इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। भाईचारा दुनिया में प्रमोट करना इनका काम था और इनकी जो भाषा होती थी एकदम सिंपल होती थी, आम लोगों की भाषा होती थी। कबीर जो है वो भक्ति और सूफी आइडियाज का क्लियर ब्लेंड भी दिखाते हैं। सो ये हो गया आपका। एंड फिर आप जो है बता देंगे दैट बोथ भक्ति एंड सूफिज्म दोनों ने ही हेल्प किया रिड्यूस करने में रिलीजियस डिविजन्स को एंड लव, हार्मनी एंड डिवोशन का जो मैसेज है वो पहुंचाया, ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर अक्रॉस फेथ। इसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दैट द चंद्रभाटी रामायण ऑफर्स एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। चंद्रभाटी, ठीक है, चंद्रभाटी रामायण। चंद्रभाटी रामायण में जो डिफरेंस आपको दिखता है आपकी रामायण में वो आपको बताना है। सो द चंद्रभाटी रामायण ऑफर्स अ न्यू एंड ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव बाय रीटेलिंग द रामायण फ्रॉम द सीता पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे इनकी रामायण आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलती है? सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिलती है। इंस्टेड यहाँ पे राम जी पे फोकस ना होकर किस पे फोकस है? सीता जी पे। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑफन कॉल्ड एज सीतायाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने अलग पर्सपेक्टिव दिया है उसको समझेंगे। तो ही प्लेसेस सीता एट द सेंटर ऑफ द नैरेटिव। तो पूरी कहानी में जो सीता जी हैं वो एट द सेंटर में है। जो पोएम है वो फोकस करती है उनके इमोशंस, उनकी सफरिंग, उनकी लोनलीनेस पे रेदर देन वॉर एंड हीरोइज्म। शी इज शोन एज अ थिंकिंग, फीलिंग ह्यूमन बीइंग, नॉट जस्ट एन आइडियल वाइफ। तो यहाँ पे इसके अंदर उन्हें एक आइडियल वाइफ की तरह नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है। द टेक्स्ट ऑल्सो क्वेश्चंस पेट्रियार्की, और इसके अंदर पेट्रियार्की पर सवाल उठाया गया है। ये हाईलाइट करता है कि कैसे उनको पनिशमेंट मिलती है डिस्पाइट वो शी वॉज प्योर एंड डिवोटेड। एंड थ्रू दिस रीटेलिंग चंद्रभाटी इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजेस राम्स एक्शन एंड सोशल सिस्टम दैट ट्रीट्स वुमेन अनफेयरली। तो इसके माध्यम से उन्होंने उस सिस्टम को दर्शाया है जो महिलाओं को अनफेयरली ट्रीट करता है, जो भी ट्रेडिशनल आइडियाज हैं उनको वो नकारते हैं। और यहाँ पे राम जी की विक्ट्रीज को वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट सीता जी के इमोशनल पेन को पूरा उन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया है। ओके, नाउ ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? सो द चंद्रवती रामायण इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स वॉइस टू वुमेन हुज एक्सपीरियंसेस आर ऑफन इग्नोर्ड इन क्लासिकल एपिक्स। तो जब हम अपनी पुरानी रामायण, महाभारत जैसी क्लासिकल एपिक्स को पढ़ते हैं तो जब वहाँ पे महिलाओं की आवाज़ को इग्नोर किया जाता है या उनकी सफरिंग्स को इग्नोर किया जाता है, तो वो उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। द चैलेंज, ये चैलेंज करता है मेल सेंटर नैरेटिव को रामायण के एंड एनकरेज करता है रीडर्स को to rethink accepted ideas of duty, virtue and justice. It also shows the rich diversity of Indian literature. तो इंडियन लिटरेचर के अंदर और ज़्यादा डाइवर्सिफाई मतलब आप उसको कर सकते हो, वो दिखाता है। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन आप बताएंगे दैट by presenting the Ramayana through Sita's eyes, चंद्रवती offers a powerful feminist reinterpretation। तो यहाँ पे उन्होंने इसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, पेट्रियार्की को क्वेश्चन किया, हीरोइज्म को रीडिफाइन करते हुए जो डिग्निटी है उसे रीस्टोर किया है उन्होंने। नाउ एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे भी कई बार आ जाता है, तो आपको नैरेटिव टेक्निक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है।
नैरेटिव टेक्निक में सबसे पहले आती है आपकी प्लॉट टेक्निक, ठीक है, कि कैसे आपकी स्टोरी मूव करेगी। तो हिंट अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन द स्टोरी, पहले कुछ फोर शेडोइंग आपको करनी पड़ेगी कि आप अंदाजा लगा पाओगे कि शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है। फ्लैशबैक का मतलब होता है कि कहानी में कुछ दिखाना पास्ट के बारे में जो प्रेजेंट से लिंक हो। क्लिफ हैंगर होता है आपका जब स्टोरी स्टॉप हो जाती है किसी एक्साइटिंग मोमेंट पे सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए। सो इन मीडियाज रेस द स्टोरी बिगिंस इन द मिडल ऑफ एक्शन इंस्टेड ऑफ बिगनिंग, और कहीं कहीं कहानी बीच में से शुरू होती है, मतलब फिर पास्ट दिखाया जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि कौन स्टोरी को बता रहा है, लाइक फर्स्ट पर्सन में है वो, थर्ड पर्सन में है। स्टाइल टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपके जो भी आपके पोइट्री के होते हैं ना, जैसे इमेजरी, सिंबलिज्म, इन सब का यूज किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हो नॉन ह्यूमन थिंग्स को। सो ये सारी आपकी टेक्निक्स हैं जिसमें आपकी प्लॉट टेक्निक्स, पॉइंट ऑफ व्यू, स्टाइल टेक्निक्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारा आता है। राइटर्स इन नैरेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि स्टोरीज को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और ज़्यादा इमोशनल बनाते हुए उसको मीनिंगफुल बनाया जा सके। फिर आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सपा विमोचनम के जो थीम है उसके बारे में बात करनी है। तो सपा विमोचनम ये एक मॉडर्न रिटेलिंग है, जो मिथ है अहिल्या का उसको दोबारा से मतलब बताया गया है। पुदुमैपिथान प्रेजेंट द स्टोरी फ्रॉम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने इसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया है। एंड वो क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ सिन, रिडेम्पशन एंड मोरालिटी, कि ट्रेडिशनली किस चीज को पाप समझा जाता है, रिडेम्पशन हो गया, मोरालिटी हो गया, इन चीजों पे वो सवाल उठाते हैं। सो द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज डबल स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी, समाज के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की गई है। अहिल्या रियलाइजेस दैट मेन एंड वुमेन आर जज्ड डिफरेंटली, दिस बिकम्स क्लियर व्हेन शी हियर्स अबाउट सीताज अग्नि परीक्षा एंड क्वेश्चंस व्हाई इवन राम डाउटेड हिज वाइफ्स प्योरिटी। तो वो यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि श्री राम ने क्यों अपनी वाइफ की प्योरिटी पे क्वेश्चन किया था, डाउट किया था, वाइल मैन आर रेयरली पनिश फॉर देयर एक्शंस। सो पूरी कहानी हाईलाइट करती है गाइस पैट्रियार्कल ऑपरेशन को। अहिल्या इज पनिश्ड फॉर इंद्राज डिजायर एंड गौतम्स एंगर, तो उसको पनिशमेंट मिलती है क्योंकि यहाँ पे इंद्र की डिजायर होती है, शोइंग दैट हाउ अ वुमेन वर्थ इज लिंक्ड ओनली टू हर चैस्टिटी। सो अनदर इंपॉर्टेंट थीम है बर्डन ऑफ द पास्ट, तो अब वो आजाद है कर्ज से बट स्टिल शी फील्स गिल्टी एंड एंशियस। Society does not truly forgive her. The story ends with Ahilya choosing to become a stone again. और कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है, वो दोबारा से पत्थर बन जाती है। And this act is the form of protest and self empowerment, not weakness. तो ये जो पूरा उसका एक्ट है ये वीकनेस का नहीं बल्कि सेल्फ एम्पावरमेंट को दर्शाता है। वो साइलेंस को प्रेफर करती है, ठीक है, ओवर अ लाइफ फुल ऑफ इनजस्टिस। ओवरऑल द स्टोरी क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ रिडेम्पशन एंड शोज दैट ट्रू फ्रीडम लाइज इन इनर पीस एंड डिग्निटी, नॉट जस्ट डिवाइन फॉरगिवनेस। सो गाइज आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।